हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमें आना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर है, लेकिन पहले एक दो क्वेश्चंस और हम लोग रिफ्लेक्शन के सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। एक ही लाइन में सारी जानकारी दे दी है। At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and nature of the image. तो सब कुछ तो इसमें दिया हुआ ही है। ऑब्जेक्ट की साइज दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, यू फोकल लेंथ दिया है, और फोकस्ड इमेज हमें पेपर के ऊपर चाहिए, मतलब रियल इमेज बन रही है। रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी। सब कुछ तो पता है, यहाँ पे सिर्फ वी निकालना है। तो इनफैक्ट इसमें डायग्राम बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। सीधा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u लिख दोगे ना तो काम हो जाएगा। लेकिन यहीं पे काम आता है डायग्राम का। f का साइन क्या देना है? 1/-18। अगर ये समझ पा रहे हो ना, 1/-18 होगा, तब तो काम बन गया है। माइनस 1/-27। चलो, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो अभी समझा देता हूँ मैं। फिर भी एक बार देख लो। क्या बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन एक बार देख लो। एलसीएम 54 आएगा, -3 + 2 -1/54, यानी कि v की बात करेंगे हम लोग तो 54 सेंटीमीटर आ जाएगा। इमेज 27 पे है। माइनस कहाँ चला गया? यहाँ माइनस भी था। ऑब्जेक्ट 27 पे है, इमेज 54 सेंटीमीटर है। तो इमेज स्क्रीन को कहाँ रखना होगा? 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कुछ गलत आ रहा है ना? नहीं, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज मैग्निफिकेशन से निकलेगा। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। यू क्या हो जाएगा? -54 u 27 है, इज इक्वल टू 2। 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन है, मतलब इमेज साइज इज इक्वल टू 7 × 2 14 सेंटीमीटर। सिंपल था, बहुत सिंपल था। एक और क्वेश्चन है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज +1। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है? मैग्निफिकेशन 1 है, मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज साइज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट साइज। h'/h लिखा था हमने, और ये इक्वल टू 1 है, यानी कि h' इज इक्वल टू h। इमेज की साइज जो है ऑब्जेक्ट के बराबर ही होगी। बिना फॉर्मूला के भी बता देते तो भी एक ही बात थी। अगर प्लेन मिरर है तो ऑब्जेक्ट की साइज जो है वह इमेज के साइज के बराबर होगा। खुद दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कंप्यूटर रिफ्रैक्शन पे ले चलते हैं हम। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन देखा तो होगा कभी ना कभी, क्या हर रोज देखने को मिलता है। लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। सबको पता है सीधी दिशा में लाइट ट्रेवल करती है ना। मैं यहाँ से तुम्हें देख पा रहा हूँ, बीच में अगर कुछ आ गया लाइट रुक जाएगी, आगे नहीं जा पाएगी। ऐसा तो कभी नहीं होता है ना कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बीच में कुछ आ गया तो लाइट ऐसे टर्न होकर चली गई, ऊपर से जंप करके चला गया। ऐसा साउंड कर सकता है, कमरे के बाहर आवाज जा सकती है, लेकिन कमरे के बाहर से कोई हमें देख सकता है? नहीं देख सकता है। कमरे के अंदर भी देखने के लिए बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में देखना होता। तो लाइट जब भी है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग किसी तरह का पाथ लाइट नहीं लेती है। लाइट जब भी है सीधी दिशा में ही जाएगी,
है ना। बट व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अभी तो जैसे रूम में हम लोग सब बैठे हैं, एक ही मीडियम है ना तुम्हारे और मेरे बीच में, या कंप्यूटर स्क्रीन और तुम्हारे बीच में, सिर्फ एयर एक मीडियम है। अगर कोई मीडियम चेंज हो जाता तो, अगर मान लो बीच में एक ग्लास मैंने लगा दिया तो कुछ चेंज होता है इमेज, कुछ चेंज होता है ना। अगर चश्मा है तो चश्मा में देखो, जैसे जैसे उसका लोकेशन चेंज होगा इमेज थोड़ा बहुत चेंज होता है। अगर एक पन्नी भी खींच के बीच में लगा दी तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर एक ग्लास में पानी है तो उसके आर पार देखने की कोशिश करो कैसा दिखता है। तो इन सब केस में क्या हो रहा है, लाइट ट्रैवल कर रही थी स्ट्रेट लाइन में, बीच में मीडियम चेंज हो गया, बीच में एक लेयर आ गया जिसमें मीडियम दूसरा था, एयर नहीं था, ग्लास था, या ग्लास ऑफ वाटर था, या प्लास्टिक था, कोई भी दूसरा मीडियम था। तो इमेज थोड़ी बहुत हिल जाती है। क्यों हिलती है? क्योंकि लाइट का पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो सीधी लाइट जा रही थी, सीधे दिशा में जो जा रही थी, हल्का सा इधर उधर कुछ होता है लाइट में। देखा है, सबने देखा है ये। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका जो है, सबने देखा होगा ये। हम लोग अगर कोई साफ सुथरी लेक के पास जाते हैं जहां नीचे क्या है या उसके अंदर फिश है, सब कुछ दिख रहा होता है। तो फिश या जो भी है उसमें होता बहुत नीचे है, लेकिन देखने में लगता है कि ऊपर है। देखा है कभी पानी में हम लोग तैरते रहते हैं तो हमारी बॉडी बहुत छोटी सी दिखती है। तो फिश जो कि एक्चुअली है यहाँ पे, ये सामने में खड़े होकर अगर देखोगे तो लगेगा कि यहाँ पर आ गई है, नजदीक आ गई है। हाथ डाल के पकड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन पता चलेगा कि बहुत नीचे है। फील किया ना ऐसा? क्या हो रहा है यहाँ पे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट जो सीधे रे में, सीधे पाथ में यहाँ पे जा रही थी, बेंड हो गई यहाँ पे अचानक से। जैसे मीडियम चेंज हुआ लाइट बेंड हो गई। चाहे इधर से देखो ये इधर बेंड हो गई, या इधर से देखो ये बेंड हो गई। बेंड हो रही है जिधर से भी देखो। ये बेंडिंग ऑफ लाइट, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कब बेंड होगी? हमेशा नहीं होगी। कब बेंड होगी? जब मीडियम का कोई सरफेस आ जाए जहां पे मीडियम चेंज हो रहा हो, एज पे, सिर्फ इसी पॉइंट पे बेंड हो रही है। और कहीं पे हो रही है कि बेंड? एक ही पॉइंट पे बेंड होती है। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे यूं घूम जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। नहीं, ये जो पॉइंट है, सरफेस जो है, सिर्फ यहीं पे बेंड होती है लाइट। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एज ऑफ वन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, और काफी कुछ देखना है इसके बारे में। एक दूसरा एग्जाम्पल है ये। नोटिस किया है, एक ग्लास में पानी अगर रखा हो, कांच का ग्लास है, एकदम साफ पानी है, उसके नीचे में कुछ रख दो, है वो बहुत नीचे लेकिन देखने में लगता है कि ऊपर आ गया है। लगता है ना? देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। अभी जो रियल डेप्थ है उसकी, जितनी नीचे है वो उतना दिखता नहीं है, दिखता है कि नज़दीक आ गया है। क्यों होता है ये? सेम बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट जो यहाँ से चल के ऊपर जा रही थी, यहाँ बेंड हो गई। जो यहाँ से चल के लाइट अंदर की तरफ जा रही थी, बेंड हो गई। बेंड हो रहा है मतलब उसका डिस्टेंस, पोजीशन थोड़ा सा ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाता है। और एग्जाम्पल, पेंसिल अगर ग्लास में इस तरह से रखी हो तो सरफेस पे लगता है कि टूट गई है, टेढ़ी सी हो गई है। देखा है ऐसा? सबने देखा है। So all these things जो भी हम लोग अभी तक देख रहे हैं, this happens because direction of propagation of light changes as it changes the medium। जैसे ही मीडियम चेंज होता है, डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कुछ फर्क आ जाता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नोटिस किया है, ग्लास में अगर रखा हो नींबू, कांच के ग्लास में अगर रखा हो नींबू, तो देखने में बहुत बड़ा लगता है छोटा सा, लेकिन जब ग्लास के अंदर चला जाता है ना तो लगता है बड़ा सा हो गया है। मैग्नीफाइंग ग्लास का काम कर देता है ग्लास। ये शीशे का ग्लास, पानी के लिए जो ग्लास रखा है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करने लगता है। क्यों होता है ये? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट जो सीधे दिशा में जा रही थी, जैसे ही बीच में कोई रुकावट आई, अगर ओपेक रुकावट होती तब तो वहीं पे रुक जाती लाइट, आगे जा ही नहीं पाती। अगर ट्रांसपेरेंट भी है, लाइट क्रॉस कर लेगी, लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम को क्रॉस कर लेती है।
लेकिन क्रॉस करने के क्रम में थोड़ी मेहनत करनी होती है और उसका पाथ थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देखें। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब अगर हम लोग रखते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब अगर हम लोग रखते हैं और मान लो एक पिन यहाँ पे लगाया, इस लाइन में 2 पिन हम लोग लगा देते हैं, 2 पिन एक लाइन में हम लोग अगर लगा देते हैं और दूसरे साइड से देखते हैं तो दिखना चाहिए तो इस लाइन में, सीधी लाइन में, लाइट अगर सीधी लाइन में ट्रैवल करती है तो एक लाइन में दिखने चाहिए दोनों को, लेकिन होता है ना कि वो दिख जाता है यहाँ पे। ये एक्सपेरिमेंट लैब में करना है। यहाँ से देखोगे ना तो ये पूरा का पूरा एक ही लाइन दिखता है। इस लाइन पे जितने भी पिन डाल दो सब एक ही लाइन में दिखते चले जाएंगे। क्यों होता है ये? चूंकि सरफेस पे, इस सरफेस पे लाइट बेंड हो जाती है, लाइट बेंड हो जाती है। रिफ्लेक्शन में भी ऐसा ही होता था, हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते थे जहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस बार भी वही करेंगे, जहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है वहाँ पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। नॉर्मल मतलब सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उस सरफेस से परपेंडिकुलर, नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल लाइन है। और अब एंगल मेजर करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था, अब आया है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। सेम एंगल यहाँ पे भी मेजर कर सकते हैं। तो क्या होता है ये? लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम ए रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम एयर जो बाहर है, डेंसर मीडियम ग्लास। तो जब इधर से अंदर की तरफ घुसती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है ना, सीधा जाता तो इधर जा रहा था, लेकिन नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। डेंसर मीडियम से, सॉरी, रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम के अंदर जाते हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है, ये नॉर्मल की तरफ कुछ इस तरफ घूम जाती है। किस तरफ घूमना है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। इधर नहीं घुमाना, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। अगर नॉर्मल सही बनेगा ना तब सही आएगा। टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरफ बेंड होना है। कब? जब रेयरर मीडियम एयर से डेंसर मीडियम ग्लास में एंटर करेंगे। ग्लास हो या वाटर, दोनों ही डेंसर मीडियम होते हैं। टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, जब डेंसर से रेयरर में जाएंगे। यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या हो रहा है? इस सरफेस पे अंदर में डेंस मीडियम है, बाहर में रेयरर मीडियम है। तो अब ये नॉर्मल से दूर क्यों भागे? इस तरफ, नॉर्मल से दूर की तरफ भागे, इधर इधर क्यों भागे, है ना? या इधर से आ रही थी यूं और फिर इधर घूम गई, थोड़ा सा बेंड हो गया। तो जब हम लोग अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब जाएंगे? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब जाते हैं। लाइट जब डेंसर मीडियम ग्लास से रेयरर मीडियम एयर में जब जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, सिंपल है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग देखे थे, अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं। जब इस तरह का कुछ हो रहा है तो कैसे क्या हो रहा है कुछ तो जानना पड़ेगा ना। जब बेंड हो रहा है, ठीक है, कितना बेंड हो रहा है, क्यों बेंड हो रहा है, कब बेंड हो रहा है, सारी बातें जाननी होंगी। कब नॉर्मल की तरफ जाएगा, कब नॉर्मल से दूर जाएंगे, इन सबको लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन होता क्यों है? ठीक है, ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब भी जाता है तो थोड़ा सा इधर बेंड होता है, इधर नॉर्मल की तरफ बेंड होगा या नॉर्मल से एवे की तरफ बेंड होगा। ऐसा क्यों होता है? कारण कारण है बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जैसे ही मीडियम चेंज हुआ स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है। पता था ये? जैसे ही मीडियम चेंज हुआ स्पीड ऑफ लाइट में कुछ फर्क पड़ जाएगा। एयर से किसी भी दूसरे मीडियम में जैसे ही लाइट एंटर करती है ना, स्पीड चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ब्रेक लगता है या थोड़ा सा एक्सलरेट हो जाता है, थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है या ब्रेक छूट जाता है। और जैसे ही ऐसा होता है ना, हल्का सा झटका मारता है, हैंडल घूम जाता है। फिर एक बार जिधर हैंडल घूम गया उधर जाना है। फील किए हो ना, अचानक से ब्रेक मारो थोड़ा सा घूम जाता है हैंडल। सेम लाइट का एंगल थोड़ा सा घूम गया, फिर जिधर जा रहा है उधर ही जाएगा। वो क्यों होता है? बिकॉज
चेंज इन स्पीड हैपेंस, जैसे ही मीडियम चेंज होता है स्पीड में कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो क्या है लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन? पहला रे तो सेम है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहां ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों स्क्रीन के प्लेन पे ही लाई करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई स्क्रीन एक कोई भी लाइन को अगर लें और वो स्क्रीन से निकल के हमारी तरफ या तुम्हारी तरफ चले जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तीनों इसी प्लेन के ऊपर रहेगा, तीनों रेस दोनों रेस इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे प्लस नॉर्मल तीनों की तीनों इसी सरफेस पे रहेंगे ऑन द प्लेन, सेम प्लेन। दूसरा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो यहां ध्यान से देखना, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। बड़ी तेजी से बात होगी। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत सिंपल है ना, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक कांस्टेंट मिल जाएगा हमें। लाइट को कितनी बार भी रिफ्रैक्ट कराओ, अगर दोनों मीडियम सेम है, मीडियम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों का साइन निकालना है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर, जैसे ही लाइट का कलर चेंज होगा ना, ये कांस्टेंट बदल जाएगा। हर एक कलर लाइट के हर कलर के लिए अलग अलग कांस्टेंट होता है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इस लॉ को स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। This is true for angle 0 is less than 90 degree is less 0 is less than I is less than 90 degree। ये तभी होगा जब ये एंगल इंसिडेंस का जो बन रहा है ना, ये 90 डिग्री से कम हो। अगर यहाँ से पैरेलल भेज देंगे लाइट रे को, तब तो क्या होगा, तब ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, लाइट रे अगर कोई एंगल बन रहा है तब ये लॉ फॉलो होगा। अगर 90 डिग्री का एंगल हो गया था, लाइट रे अगर इधर से आती है, तब ये फॉलो नहीं होगा। 0 से लेके अप टू 89.9 तक हो जाएगा फॉलो, 90 में यह लॉ फॉलो नहीं होता है। दिख ही रहा है ना, 90 में एंगल कैसे बनाएंगे, बन ही नहीं सकता है, तो लॉ भी नहीं चलता है। तो ये जो कांस्टेंट है कोई खास चीज है ना, ये क्या खास चीज है, इसी को देखना है। इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वी नो दैट रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल्स ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करके, थोड़ा सा टेढ़ा, न 0 डिग्री न 90 डिग्री, दोनों के बीच में, मतलब ऑब्लिकली, फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम विल चेंज डायरेक्शन। यही तो था रिफ्रैक्शन, सेम चीज है। द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस, कितना डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन कितना चेंज हो रहा है, हमने बोला ना टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये डायरेक्शन कितना चेंज हो रहा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है। हर एक मीडियम में तो सेम चेंज नहीं होगा, चेंज हर एक मीडियम में तो सेम नहीं होगा, एक मीडियम में चेंज सेम होना है, तो कितना चेंज होना है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। ठीक है, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर जो कांस्टेंट था, उसी कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। लाइट प्रोपगेट्स विद डिफरेंट स्पीड्स, हर एक मीडियम में स्पीड बदलती जाती है, और वैक्यूम में या एयर में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में और वैक्यूम में दोनों में लगभग सेम ही होता है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन ग्लास में या वाटर में लाइट ऑफ स्पीड में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। चलो इसके बारे में और देखेंगे अगले वीडियो में।